हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके। तो जैसा कि हम लोगों ने टॉपर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और आज हम लोग चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं तो कुछ पार्ट हैं इसके, इतने दूर तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसको जो है 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं चैप्टर 10 को। जैसे कि चैप्टर 10 जो है हमारा, उसको हम लोग पार्ट 3 या 4 या फिर 2 2 3 4 जितने भी पार्ट में होंगे हमारे कंप्लीट चैप्टर, उतने में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका CCC कोर्स का एक चैप्टर 10 पार्ट है, जैसे कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोगों ने पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं इस चैनल पे, तो उसका एक प्लेलिस्ट भी बना है CCC का, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल। तो किसी काम को करने के लिए आज जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है वो स्किल फ्यूचर में आउटडेटेड हो जाए। इसलिए नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां IT प्रोफेशनल खुद को एनरोल कर सकते हैं और IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सीख सकते हैं। फ्यूचर स्किल IT प्रोफेशनल के लिए अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर स्किल क्या है, एक अपने आप के अपने जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको जो है 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी 2018 को। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसका बारे में जिक्र किया था। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो IoT, ये IoT है जो इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसका इस्तेमाल जो है सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कोई भी डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए IoT को यूज़ करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है, थिंग्स का मतलब क्या है, ये देखो, इंटरनेट से कनेक्ट हुई वो सभी चीज़ें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, घर में लगा पंखा और कार। ये सब जो है वो थिंग्स में आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थिंग्स में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। केविन एस्टन ने जो है इसको IoT का जो है आविष्कार किया गया था। इसका इन्वेंटर केविन एस्टन को माना जाता है, क्योंकि 1999 में उन्होंने इसका ये जो शब्द है IoT, उसका यूज़ किया गया था। IoT शब्द का यूज़ 1999 में केविन एस्टन के द्वारा यूज़ किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि IoT काम कैसे करता है। IoT जो है वो काम कैसे करता है, जिस तरह इंटरनेट ने हमें वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जोड़कर हमारे काम को करने और एक दूसरे से बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, उसी तरह से ही IoT का पर्पस एक टाइम में कई डिवाइस और कई डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर इस कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल तक ले जाना है, जिसमें हम ह्यूमन से मशीन, मतलब कि ह्यूमन और मशीन के बीच में बातचीत और मशीन से मशीन में आपस में कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत कर सकते हैं। ये काम करता है IoT के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो हम लोग सबसे पहले एडवांटेज के बारे में जानेंगे। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे के बारे में। तो ईजी एक्सेस, IoT को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। IoT की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस की सुविधा होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज हो गया ईजी एक्सेस का। और भी एडवांटेज है, जैसे कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? IoT ऑटोमेशन को काफ़ी बढ़ावा देता है। ऑटोमेशन का मतलब यह होता है कि जिन कामों को करने के लिए इंसानों की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं जिसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको ऑटोमेशन बोला जाता है। IoT के डिवाइस ऑटोमेटिकली अपने आप ही किसी काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग मॉनिटर। IoT का उपयोग करके हम किसी भी तरह की चीज़ों को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि हवा की मात्रा मॉनिटर करना, मतलब हवा कितनी तेज़ चल रही है उसको देखना, जांचना, तापमान को मॉनिटर करना, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और अपने प्रोडक्ट की निगरानी करना। ये सब हमारा मॉनिटर के अंदर आता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम अपनी उस चीज़ को उसके बारे में पता कर सकें, जैसे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, हमारा टेम्परेचर कितना हाई है, कितना लो है, एयर क्वालिटी को हम नाप सकते हैं। स्पीड, IoT डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने की गति काफ़ी तेज़ होती है। ये डिवाइसेस बहुत तेज़ गति से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं IoT के। क्या है वो देखो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। IoT का सबसे बड़ा नुकसान यही है, इसमें सिक्योरिटी का अभाव देखने को मिलता है, यानी यूज़र का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता है IoT में। IoT के ज़्यादातर डिवाइसेस इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन डिवाइस को हैकर के द्वारा हैक किया जा सकता है। इंटरनेट से बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से हैकर इसको हैक भी कर सकते हैं, जिसके कारण हैकर यूज़र
कि डेटा को आसानी से चुरा सकता है, इतनी भी आसानी से नहीं चुरा सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, IoT में एक टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, उनको डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल ज़्यादातर कार्यों को IoT से चलने वाली मशीनें द्वारा पूरा किया जाता है, जिसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। ये कुछ थे डिसएडवांटेज IoT के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक यूजर डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, GPS सिस्टम का यूज़ करते हैं ट्रैवल करते समय, और इन सभी डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, बिग डेटा कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स में इन सभी डेटा को एनालाइज किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में जितने भी डेटा हैं उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे कि कोई पैटर्न या कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हम अभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो भी हम रील्स देखते हैं, जैसा रील्स हम लोग देखते हैं वैसा ही हमारे फीड में वो ऐसा ही रील हमें इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है। तो ये जो है हमारा डेटा वो एनालिसिस करते रहता है कि इस आदमी को कैसा कंटेंट पसंद है, कैसा चीज़ ये देखता है वैसा ही इसको मैं दूंगा, ताकि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे रुका रहे और उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाए, उससे मेरा ज़्यादा रेवेन्यू हो उस कंपनी का। इसलिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ठीक है, उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स कई सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में भी, सोशल मीडिया में। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लो फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं कि मुझे ये एक फ़ोन है या फिर कोई जूता है, वो मुझे पसंद आया, तो बाद में कोई अदर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हम ओपन करते हैं तो उसका ऐड, वही जूते का ऐड मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी देखने को मिलता है। ये सारे जो हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद बिग डेटा के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डाटा के बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर डाटा को संग्रहित करना और एक्सेस करना बहुत ही सिंपल होता है। यह डाटा समान फॉर्मेट, प्रारूप, फॉर्मेट का हिंदी प्रारूप में होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल बिजनेस फील्ड में अधिकतर किया जाता है। स्ट्रक्चर डेटा जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया, इंस्टाग्राम का जो एग्जाम्पल था। इसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इनमें किसी भी तरह का कोई निश्चित फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसी कारण से इसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें विशेष रूप से अधिक डेटा का कलेक्शन होता है। इसमें सभी प्रकार के फाइलें जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारे मौजूद होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, इसका निर्माण दोनों तरह के डाटा से मिलकर होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों डाटा मिक्स होता है। कौन कौन, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों डाटा इसमें देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। इसमें मात्रा दोनों प्रकार के डेटा सेट्स मौजूद होते हैं, उदाहरण वेब एप्लीकेशन। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि बिग डेटा के जो है बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं। इसकी मदद से कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा इंस्टाग्राम का जो एग्जांपल लिया था, उसमें जो रील हमें पसंद आती है वैसे ही रील हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हमें देता है, ताकि उसको हम ज़्यादा कंज्यूम कर सके और बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन की फ़ायदा हो। ठीक है, उसके बाद इसकी मदद से कंपनियों में एरर जैसी प्रॉब्लम को शीघ्रता से पता किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा बिग डेटा का यूज़ से आप लोगों की पसंद नापसंद का मालूम कर सकते हैं। जैसे कि देखा अभी यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का जो या फिर फेसबुक का जो एग्जांपल लिया कि जो क्या मुझे पसंद है क्या मुझे पसंद नहीं है, इसका मालूम कर सकते हैं। और साथ ही कस्टमर के सर्विस में भी सुधार होता है। जैसे कि अभी पता चल जाएगा इंस्टाग्राम को कि मैं ज़्यादा रील देखता हूँ, जो ज़्यादा रील देखता हूँ वही मुझे दे रहा है, उससे पता चलता है इंस्टाग्राम को उसके कस्टमर जो यूज़र हैं उसके डेटा के बारे में, और उसको सुधार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे इंस्टाग्राम के रील में मुझे भक्ति गाना या फिर भक्ति वीडियोस देखने को पसंद है, जैसे प्रेमानंद महाराज के, तो वो मुझे देता है। और अगर वो मुझे पसंद और वो वीडियो की जगह पे मुझे कोई और दूसरा रील दे देता है, जैसे कि मुझे कोई फैशन से रिलेटेड वीडियो देता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं देखता हूँ, इसलिए वो सुधार भी करता है। इसके इस्तेमाल से आपकी योग्यता बढ़ती है। बिग डेटा का यूज़ से टाइम की बचत होती है। ठीक है, ये बेनिफिट थे कुछ। अब डिसएडवांटेज ऑफ बिग डेटा के जो नुकसान है उससे भी क्या होता है, इसको देखो। बिग डेटा को स्टोर करने के लिए अत्यधिक खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि इस डेटा जो है उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे पैसे के खर्चा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद इसका जो है गलत यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिग डेटा का यूज़ जो है गलत कामों में भी किया जा सकता है। बिग डेटा का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है सामाजिक संतुष्ट को बढ़ाने में मदद करता है। बिग डेटा का एनालिसिस करना यूज़र की गोपनीयता के नियम की उपेक्षा करता है। बिग डेटा ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिस वजह से इसको एनालिसिस करना मुश्किल होता है। ये कुछ डिसएडवांटेज थे बिग डेटा के। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ये सब। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल को रिमोट डेटाबेस
में स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट का यूज़ करके इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कॉस्ट को कम करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो गूगल ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़ का। जैसे कि देखोगे इसमें गूगल ड्राइव है, तो इसमें आपको कुछ स्टोर करने के लिए आपको दिया जाता है स्टोरेज। जैसे कि मान लो ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़ में आप 15 GB तक फ्री में डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा स्टोर करने के लिए आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह की चीज़ों को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जिसको हम रिमोट के थ्रू से मतलब कि ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे कि मान लो कि आपका जो डेटा 15 GB है गूगल ड्राइव वाला, वो तो आपका फ़ोन में स्टोर नहीं होता है 15 GB का डेटा। अगर आप गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल अपलोड कर देते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है, गूगल के सर्वर में चला जाता है। वो 15 GB आपके स्टोरेज में नहीं रहता है, तो इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कि देखो यह कॉस्ट या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने के कॉस्ट को कम करता है। जैसे कि हम कोई हार्डवेयर चीज़ या सॉफ्टवेयर चीज़ खरीदते हैं, और जैसे कि मान लो हार्डवेयर, अब कोई भी डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हार्डवेयर लगाते हैं। जैसे कि मान लो मेरा स्टोरेज मोबाइल का 128 GB है, 128 GB हमारा फुल हो जाने के बाद हम इसमें एक्सटर्नली मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करके अपना डेटा को बढ़ा सकते हैं। डेटा मतलब साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इसमें 16 GB का अगर हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो 16 GB एक्स्ट्रा और अपने मोबाइल में हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। वैसे ही सॉफ्टवेयर कोई, जैसे कि हमारा का गूगल फ़ोटोज़ हो गया, अगर 15 GB आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो उसको पैसे दे के आप 1 TB तक आप इस पर डेटा अपलोड कर सकते हो। इसके बाद स्पीड की बात करते हैं। इसमें रिसोर्सेज को मिनटों में एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी गूगल फ़ोटोज़ को देखोगे तो तुरंत एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू से। स्केलेबिलिटी की बात करें तो हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी, जैसे क्लाउड सेलर हमारे डाटा सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल का एक व्यापक सेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के सोर्सेस हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गूगल, क्योंकि गूगल बहुत ही अच्छा काम करता है। इस कारण से उस पर ट्रस्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन भी रहता है कि अगर आप थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर में अपना डेटा रखते हो तो वो चोरी भी हो सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है रिलायबिलिटी। डेटा बैकअप और रिकवरी की कंटिन्यूटी के लिए कम एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट है। जैसे कि मान लो गूगल फ़ोटोज़ में हम लोगों ने 15 GB अगर डेटा अपलोड कर दिया है तो उसको हम डेटा बैकअप या फिर रिकवरी के थ्रू से अपने फ़ोन में उसको वापस ला सकते हैं। तो ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज थे। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने टाइप के होते हैं देखो, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जैसे कि होता है हमारा, इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी डेटा है। अगर मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक वेबसाइट का। वेबसाइट में जैसे कि हम मुझे कोई पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ जो होता है किसी वेबसाइट में अपलोड रहता है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वो हमारा एक टाइप में जो है पब्लिक क्लाउड में आ सकता है। फिर अब प्राइवेट क्लाउड, यह किसी एक कंपनी, पर्सन या पर्सनल यूज़ के लिए होता है। प्राइवेट क्लाउड जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़, जैसे कि कोई कंपनी है वो अपना एक प्राइवेट सर्वर बनाता है। जैसे कि मैंने काम किया था डोमिनोज़ में, तो वहाँ पे एक प्राइवेट सर्वर था एक ऑफ़िस का। तो जो भी काम होता था उस सर्वर में सारा का सारा स्टोर किया जाता था। पर्सन में हमारा जैसे कि गूगल ड्राइव या पर्सनल यूज़ के लिए गूगल फ़ोटोज़, ये सारे प्राइवेट क्लाउड होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड जो है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, या पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। इस क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की विशेषताएं होती है। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से दो पार्ट बांट दिए जाते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो पार्ट में बांट देते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट जो है वो पब्लिक है, इसमें कोई भी चीज़ जो है स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लो लाइब्रेरी, एग्जाम्पल के लिए एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे कोई भी बुक रहता है तो कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल मान लो कि यही लाइब्रेरी में आपको एक सीट अलॉट किया जाता है और एक लॉकर अलॉट किया जाता है, क्योंकि और उस लॉकर का चाबी बस आपके पास होता है। तो वो लॉकर को आप ही एक्सेस कर सकते हो, आपके पास चाबी है तो। इसी तरह से आप इस हाइब्रिड क्लाउड को समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात करते हैं। तो IaaS, इसका जो पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। IaaS में अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सर्विस की जो है उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है हमारा PaaS, इसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें से वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके तथा डिलीवर कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल में जैसे कि मैं बात करूं,
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आप मान लो फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने फ्रेंड फैमिली से साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं पब्लिकली या फिर प्राइवेटली। ठीक है, तो वो एक क्या करता है कि एप्लीकेशन को बना सकता है। ये एप्लीकेशन बनाया है फेसबुक, उसको एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और उसमें कुछ भी अपडेट आता है तो वो डिलीवर कर सकता है। उसके बाद SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह एक यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर जितने भी एप्लीकेशन है या फिर कोई सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए SaaS का यूज़ किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद हमारा आता है वी आर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज़ें का अनुभव कराना जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। जैसे कि VR, आप कोई भी मूवी देख लो, साइंस फिक्शन मूवी मार्वल के, DC के, तो उसमें जो आयरन मैन है, आयरन मैन उड़ता है, तो क्या वो सच में उड़ता है रियल लाइफ में? नहीं, वो बस बनाया जाता है। वो एक तरह से आप VR का एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। वैसे ही एक डिवाइस होता है VR का, वर्चुअल रियलिटी का, ऐसे करके उसको आप अपनी आँख में लगा सकते हो। अभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बहुत सारे मेला लगता है ना, वहाँ पे एक ऐसा VR आपकी आंखों में पहना दिया जाता है और आपको जंगलों की तरह एक VR एकदम रियलिटी के जैसा लगेगा कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ। इसी को कहते हैं VR। ठीक है, यह उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और उसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की एलिजिबिलिटी का एहसास कराता है। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D इन्वायरमेंट, हाई विजुअल मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी आपके कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर से कोई एक दुनिया बना दिया जाता है, मतलब कि एक ऐसा जगह क्रिएट कर दिया जाता है कि आप उस जगह पे घूम सकते हो। VR आजकल बहुत फेमस है, आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? वर्चुअल रियलिटी जो है वो वीडियो गेम में यूज़ होता है, क्योंकि वीडियो गेम में जो दृश्य होता है वो बिल्कुल वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। पबजी गेम, एग्जांपल पबजी, फ्री फायर, ये जो है इसमें क्या होता है, एकदम पूरा रियल लगता है कि ये जो मैं खेल रहा हूँ, जैसा खेल रहा हूँ वैसा ही। अगर आपको VR का डिवाइस आपके आँखों में लगा दिया जाए और जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका मल्टीप्लेयर गेम है, उसमें जो आपका कैरेक्टर है उसको आप जॉयस्टिक की मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, गोली मार सकते हो, जो पबजी गेम में गोली मारना होता है वो चीज़ आप उसमें कर सकते हो। वैसे अगर आपके आँखों में या फिर आपके फेस पे VR का डिवाइस लगा दिया जाता है तो आप जिधर जाओगे उसको वैसे ही कंट्रोल करेगा। आप जो खड़े हो उस गेम में, वैसे वैसे जैसे जैसे आप अपने रियल लाइफ में करोगे वैसे वैसे आपके गेम में भी होगा। तो उसका वीडियो गेम में बहुत सारा यूज़ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों पर अधिक संवेदनशील और उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सके। मनोरंजन के भी, जैसे कि आप VR जो है वो अपने 3D मूवीज़ को आप देखने में या फिर TV शोज़ को देखने में भी बहुत यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल वाले क्षेत्र में भी VR का यूज़ होता है। जैसे कि मान लो कोई हार्ट है, हार्ट का शेप है और उस चीज़ को आप 3D में देखना चाहते हो तो आप VR का यूज़ कर सकते हो उस समय में। जैसे कि ट्रेनिंग के समय में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती है। उसके बाद है हमारा वर्चुअल रियलिटी की कुछ विशेषताएं। तो इसमें विशेषताएं की बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेषताएं, इमर्जन क्या होता है आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद इंटरेक्टिव क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी यूज़र को विश्व के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। यूज़र वर्चुअल वर्ल्ड में वस्तुओं को पकड़, देख, सुन और अन्य क्रियाएं भी कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी PUBG का एग्जांपल लिया था कि आप इसमें रियल लाइफ में आप कैसे गेम खेलते हो वो उम, उसमें सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। उसके बाद एक्सप्लोरेबल, जैसे कि आप मान लो पोचिंकी में आप उतरे और वहाँ से आप गटका जाना है, गटका मैप में, PUBG के मैप में दिया रहता है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से वहाँ जाने को एक्सप्लोर करना कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें आप देख सकते हो VR में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, VR तक हम लोग रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि AI क्या है। अभी हम लोगों ने VR के बारे में पढ़ा, अब अगले पार्ट में हम लोग AI के बारे में पढ़ेंगे कि AI कहाँ से आया था और कैसे कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने चैप्टर 10 हम लोगों ने जो है चैप्टर 10 जो है उसका पार्ट पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग जो है पार्ट 2, जैसा कि उस वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में हम लोग AI के बारे में जानेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा चैप्टर 10 का तो उसको जाके सबसे पहले देखो, चेकआउट मारो, तब आपको सब चीज़ समझ में आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एआई बोला जाता है, एआई, ठीक है। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य जो है मशीनों में मानव जैसी सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। जैसे कि जो मशीन है ना, मशीन में हमारे ह्यूमन माइंड के जैसा, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ करने के लिए निर्णय लेते हैं या फिर उसको कुछ चीज़ करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि दिमाग से हम लोग जितना भी काम सोचते हैं और करते हैं, वो सारी चीज़ों मशीनों के द्वारा से किया जाने के को हम लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में किया जाता है। एआई का यूज़ जो है इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में किया जाता है। मशीन को जो है इंटेलिजेंट बनाने में किया जाता है एआई का यूज़, जो एक ह्यूमन की तरह व्यवहार कर सके, ह्यूमन की तरह सोच सके और निर्णय लेने में सक्षम हो। एआई का यूज़ इसलिए किया जाता है मशीन में ताकि वो इंसानों की तरह बातचीत कर सके, सोच सके और उस चीज़ में निर्णय ले सके, उसके बारे में बता सके किसी भी चीज़ के बारे में। तो अब एआई का जो हिस्ट्री है एआई का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार जो है 1956 में जॉन मैकार्टी ने किया था, ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। किसको? जॉन मैकार्टी को। कब किया था आविष्कार? 1956 में। किसका किया था आविष्कार? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जॉन मैकार्टी जो है एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट और रिसर्चर, शोधकर्ता जिसको बोलते हैं, वो थे। कंप्यूटर साइंटिस्ट और रिसर्चर थे। कौन? जॉन मैकार्टी, ठीक है। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया था। वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेजॉन कंपनी करती है। इसकी मदद से ऐप्स और वेबसाइट में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट सीधे कस्टमर से बात कर सकता है, इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी आप लोग देखोगे, आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है, मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब ई कॉमर्स है, जहाँ से आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर सकते हो, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, कि अगर मान लो मेरा कोई ऑर्डर है तो वो डिलीवरी में लेट हो गया, थोड़ा डिलीवरी में लेट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करने के लिए हेल्प सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर केयर से बात करेंगे। कस्टमर केयर से बात करने के बात करने से पहले ही आपको एक चैटबॉट से बात करना होता है कि आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं या किस विषय में जानकारी आपको चाहिए, आपका जैसे फिर ऑप्शन खुल के आएगा। अभी फ्लिपकार्ट में आप जाओ, वहाँ पे आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन का एक ऑप्शन आएगा। उस जगह पे आप देखना, जैसे कि आप मान लो कोई जूता ऑर्डर किए हो, शू ऑर्डर किया आपने, तो उसको बोलोगे कि इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए। तो जैसे ही उसको ओपन करोगे चैट को, तो वहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपको इसके बारे में क्या जानकारी चाहिए, आपका ऑर्डर कहाँ पे है, आपका कितने दिन में आने वाला है, आपका डिलीवरी एजेंट का नंबर क्या है। ये सारी चीज़ आपको चैटबॉट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ही आप टैप करोगे, तुरंत उसमें से बहुत लंबा सा चैट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी एआई तकनीक का इस्तेमाल जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंचा सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सके। एआई तकनीक प्रोडक्टिविटी और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जिसके मकसद शिक्षा को और आसान बनाना है। जैसे कि अभी मैं ये आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, इसमें से मैं ये जो अभी सर्कल आपको दिख रहा है, या फिर अभी मैं एक यहाँ पे ये जो है ये स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बोल सकते हो उसको, ये बना दिया। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब डिजिटल तरीका है पढ़ाने का, और ये सब बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि यूज किया जाता है आपके जो है ये एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कि देखो आप, इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जा सके। क्योंकि मनुष्य 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन एआई के डिजिटल डिवाइस या फिर मशीन 24 घंटे काम करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एआई का कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि देखो,
इसका प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एआई तकनीक की मदद से सॉइल मतलब मिट्टी की कमियों को पहचाना जाता है और उस मिट्टी को सुधार किया जा सकता है ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। अभी मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक प्लांटिक्स करके है, प्लांटिक्स प्लांटिक्स में क्या होता है, आप कोई भी पेड़ पौधा है ना, तो उस पेड़ पौधे को फ़ोटो, उसका पत्ता का फ़ोटो, अगर मान लो कोई पत्ता जो है पेड़ का, और वो पेड़ का पत्ता ख़राब हो गया है, तो उसका फ़ोटो खींच के आप अगर प्लांटिक्स में अपलोड करते हो, पेड़ पौधा फूल जो भी आप समझो, उसका पत्ते को अगर फ़ोटो खींच के डालते हो और उसको पूछोगे कि ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है जो ये पत्ता हमारा इस तरह से हो गया है। प्लांटिक्स जो है वो पेड़ पौधों में, एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम आता है। अभी हालांकि चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीक, बहुत सारे ऐसे एआई मॉडल जो हैं वो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद है हमारा अगला जो गेमिंग के क्षेत्र में क्या है, इसका काम कहाँ पे होता है उसके बारे में देखते हैं हम। गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे कि चेस और पजल के गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में किया जाता है। चेस आप खेले हो कभी, या फिर लूडो देख लो, लूडो किंग तो किसने नहीं खेला होगा। एक होता है कंप्यूटर मोड, जिसमें आप एक साइड से खेलोगे, दूसरे साइड से कंप्यूटर खेलेगा। बोलते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, तो उसमें क्या होता है, वो एक एआई का ही है, एआई यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अपनी चाल चलोगे, वो अपनी चाल चलेगा लूडो में। वैसे ही चेस में भी होता है। चेस में अगर आप सिंगल प्लेयर हो, एक होता है मल्टीप्लेयर में क्या होता है कि एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी यहाँ रहेगा, दोनों मिलकर खेलेंगे। लेकिन सिंगल प्लेयर में आप एक सिंगल प्लेयर हो और आपके सामने कोई भी बंदा नहीं रहेगा। वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू से या फिर एप्लीकेशन में जो एआई है, मॉडल है, कोडिंग जिसके थ्रू से किया गया है, उससे खेला जाता है। तो गेमिंग के क्षेत्र में भी बहुत इसका यूज़ होता है एआई का। उसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा होता है, एक होता है LISP, जिसको हम लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, प्रोलॉग, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे है हमारा सोशल एंड मोबाइल क्या है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म है या फिर वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और फ़ोटोज़, वीडियोज़ आदि को अपनी फैमिली, फ्रेंड, कलीग के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पे, ट्विटर, व्हाट्सअप, अभी इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो। सोशल मीडिया का उपयोग जो है मोबाइल डिवाइसेस पर किया जाता है, क्योंकि मोबाइल बहुत पोर्टेबल होता है। अब आप बोलोगे कि मैं दिन भर रील देखूँगा कंप्यूटर पे, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मोबाइल पे हमेशा रील देख सकते हैं 24 घंटा, जो रील एडिक्ट हो गए अभी। तो सोशल मीडिया क्या है, आपको समझ में आया। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चीज़, वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे आप फ़ोटो, वीडियो, बहुत सारे अपने थॉट्स को अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो सभी ट्रांजैक्शन या डिजिटल इवेंट के रिकॉर्ड को रखता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या डिजिटल इवेंट होते हैं, उसके रिकॉर्ड को रखता है। कहाँ कौन रखता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जिसके भागीदार दलों, पार्टनर पार्टीज़ के बीच एग्जीक्यूट एंड शेयर किया जाता है। ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बैकबोन टेक्नोलॉजी है। जो ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है ना, ये ब्लॉकचेन डिजिटल जो है, ब्लॉकचेन वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, उसका बैकबोन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार तब सामने आई जब सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पर एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर प्रकाशित किया था, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जांपल है। बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जांपल है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसका यूज़ डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिक्योर रहता है। अब आप मैं समझाता हूँ मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ा। बिटकॉइन क्या है हमारा, बिटकॉइन एक हमारा डिजिटल कॉइन है। आप इसको ना देख सकते हो कि कैसा रहता है बिटकॉइन, आप हाँ देख सकते हो। आप ₹1 का सिक्का गोल सा रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ रहते हैं। ₹1 रहता है उसमें, फिर ₹2 का सिक्का आप देख लो, उसको भी आप देख सकते हो, गोल कलर का रहता है। लेकिन बिटकॉइन गोल देखा है क्या आपने, नहीं। आपने उसका डिजिटल फॉर्मेट देखा होगा कि इंटरनेट पे उसके बहुत सारे डिजिटल इमेज बनाए गए हैं,
उसमें ऐसे करके डॉलर ऐसे करके साइन रहता है, कुछ कुछ ऐसे करके उसको बिटकॉइन की तरह बनाया गया है। वो एक डिजिटल इमेज है, ऐसा रियल में नहीं है, वो बस ऐसा ही होता है। वैसे आप समझ सकते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड में क्या है कि आप डिजिटल तरीके से गोल्ड को खरीदे हो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते वहाँ पे कि हमारा गोल्ड कैसा होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो गोल्ड कैसा होता है वो दिख जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ होता है, इसमें स्मार्ट डिवाइसेस में होता है, बैंकिंग सिस्टम में, पासपोर्ट में, ब्लॉकचेन हेल्थ केयर में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, बर्थ, मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट में इसका यूज़ होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा विभिन्न चीज़ों को 3D मॉडल का उत्पादन किया जा सकता है। 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल, चेयर, बॉटल, ये सब का उत्पादन कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। अब मान लो मुझे कोई बॉल बनाना है, बॉल, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एक कंप्यूटर लगा रहता है, उस पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा और स्ट्रक्चर को बोलूँगा कि प्रिंट करो, ये जो गोला कलर का रहेगा उसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे ये 3D मॉडल में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ 3D का एक 3D लोगो या फिर डिजाइन छप के बाहर आ रहा है, प्रिंट हो गया। ठीक है। किसी भी वस्तु को 3D मॉडल CAD सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर 3D मॉडल का जो CAD सॉफ्टवेयर या फिर 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। 3D प्रिंटर का आविष्कार जो है 1984 में चक हुल के द्वारा किया गया था। ठीक है। इस प्रिंटर का उपयोग करना बहुत ही ईजी होता है और उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स या फिर चित्र को प्रिंट करने में सक्षम होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एडवांटेज के बारे में कि 3D प्रिंटिंग के एडवांटेज क्या हैं। तो ईजी एक्सेसिबल है, इसको एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है, यूज़र इसका उपयोग बड़ी सरलता के साथ कर सकता है। फास्टर प्रोडक्शन, यह प्रिंटर कुछ ही घंटों में वस्तुओं और चीज़ों को प्रिंट कर सकता है। अन्य प्रिंटर की तुलना में यह काफ़ी तेज़ गति से कार्य करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यह प्रिंटर काफ़ी सस्ता होता है। 3D प्रिंटर काफ़ी हल्के होते हैं जिसके कारण इसकी परिवहन की लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है और यह हमें सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम लोग। इसमें 3D प्रिंटर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, यह जल्दी ख़राब नहीं होते और बिना रुके लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे 3D प्रिंटिंग के बारे में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंट करने के लिए कुछ कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि स्पेस इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, रोबोटिक्स में, इस जगह पे 3D प्रिंटिंग के यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर 10 और ऑल चैप्टर द एंड। ऑल चैप्टर का मतलब कि हम लोगों ने चैप्टर 1 2 शायद 3 4 5 हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। तो चैप्टर बहुत सारे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट भी किया है। कौन कौन सा चैप्टर है अभी याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैंने ये दिसंबर में चालू किया था अपना CCC कोर्स और अभी हमारा जुलाई। तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं और वो रीजन को मैं अब दिसंबर में ही शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा 10th चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और भी है क्या कुछ देख लेते हैं। नहीं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मेरा लोगो है दासिस एक्सप्रेस का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।